आइए, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था। सब कुछ अपना स्ट्रैटेजी बनाने के बाद, दिल्ली दर्शन वगैरह करने के बाद, यानी कि अपने सिलेबस का ओवरव्यू कर लिया था हमने, और तब हमने जो है वो डिसाइड किया था कि किस चैप्टर को पहले, किसको हम लोग बाद में करेंगे। वो चैप्टर जिसका हमें आने वाले चैप्टर के साथ किसी न किसी तरह का क्या है, रिलेशन है, उसे हम पहले कर रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, हमारा माइंड जो है क्लियरली उन बातों को समझ सके जो हमें आगे यूज करना है। तो हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में देखिए हमने क्या क्या बात की थी, क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या जाना था। सबसे पहले हमने एक डिस्कशन किया था और वो था फाइनेंशियल सिस्टम का। वो सिर्फ इसलिए था ताकि हम ये देख सके और समझ सके कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या सेंस के साथ ये है। मतलब ऐवी हमने जो है वो कोई भी चैप्टर उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, या इसका कहीं ना कहीं कोई एक कहानी है, ये सारे के सारे कहानी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब एक कहानी से एक साथ जुड़े हुए थे। किस तरीके से? तो हमने एक बातचीत शुरू की थी कि कोई भी कंपनी हमारे देश में या तो सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड्स प्रोवाइड करता है। वो कंपनी या तो सर्विस प्रोवाइड करे या गुड्स प्रोवाइड करे, उसे जरूरत होगी पैसे की, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए भी, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भी। इन दोनों तरह के नीड के लिए जो पैसे की जरूरत है, ये पैसे की जरूरत उनकी पूरी होगी उन लोगों से जिन लोगों के पास सरप्लस मनी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर क्या हो, इंस्टीट्यूशन हो। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, या इंस्टीट्यूशन है जिनके पास सरप्लस मनी है, दूसरी तरफ कंपनी है जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। इसी कंपनी के इस फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमने कौन सा सिस्टम बनाया, हमारे इकोनॉमी ने कौन सा सिस्टम बनाया? फाइनेंशियल सिस्टम। और इस फाइनेंशियल सिस्टम के कितने मेजर कंपोनेंट? 4। कौन कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन, यानी मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, इंस्टीट्यूशंस। हमने सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली वो प्लेस हुआ जहां पे इनका फाइनेंशियल नीड पूरा होगा। और अगर कंपनी का फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर? लेस देन 1 ईयर। तो किस मार्केट में जाएंगे? मनी मार्केट। और अगर 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर है तो फिर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। यहां पे सफर हमारा इसका खत्म था, ये हमारे काम का अभी नहीं। फिर कैपिटल मार्केट को हमने 2 पार्ट में बांटा। अगर कंपनी का 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों का ये नीड पूरा होता है, कैसे पूरा होता है? बैंक से लोन लेकर के, या फिर जो है वो एनबीएफसी से लोन करके, या लोगों के बीच में जो है वो पब्लिक डिपॉजिट करके, तो वो है अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेकिन यही अगर वो अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, वारंट, डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेज कर रहे, इसका मतलब वो किस सेगमेंट में? कैपिटल मार्केट के सिक्योरिटीज मार्केट में। और इसी सिक्योरिटीज मार्केट को हमने फिर फर्दर बांटा था। कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा वो किस मार्केट में इंस्ट्रूमेंट रेज करेगी, किस मार्केट से फंड रेज करेगी, किस मार्केट में आकर के अपना जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो इशू करेगी, हमेशा प्राइमरी मार्केट में। और जितने बार वो जितने शेयर्स, जितने इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगी, उन्हें सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा, और वहां पे उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। अब इन सब के पीछे सेबी, उनका लॉजिक सब हमने किया था। इस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने कहा था कि ये और डिटेल में होगा जब हम प्राइमरी मार्केट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक इशू मैनेजमेंट नाम के जो है वो यूनिट में, जहां यहाँ 4 चैप्टर और यहाँ सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज यूनिट के लिए 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो फिर हम आए थे इस प्रोडक्ट पे। इसी प्रोडक्ट को हम किस नाम से पुकारते हैं? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। जब मार्केट ही हमारे 2 हैं मेजर मनी, एक मनी मार्केट और एक हमारा क्या है? कैपिटल मार्केट। तो इसी मार्केट में तो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आप इशू करेंगे। तो जब आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेज करते हैं तो आप मनी मार्केट में जाते हैं। तो मनी मार्केट में किस सिक्योरिटीज, किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेज करते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और कैपिटल मार्केट में किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेज करते हैं? तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जरिए। ठीक है। अब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही हमें पढ़ने हैं, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम फंड रेज करेंगे, और यही हमारा एक चैप्टर है। और यही जब खत्म होगा तो आपको नोट्स भी मिलेंगे इसके। अब ये जो हमारा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये कितने तरह का है? इसको हमने जो है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा था, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव। और हमने डेरिवेटिव के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था जो अपना वैल्यू खुद से नहीं बल्कि किसी दूसरे से डिराइव करता है,
बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। और किसी दूसरे से जो डिराइव करता है वो प्योर इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई इसे तो पहले हम पढ़ नहीं सकते, तो इसे छोड़ा। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो है प्योर इंस्ट्रूमेंट को जब एक खास तरीके से क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो भाई ये भी तब हम समझेंगे जब हमें प्योर इंस्ट्रूमेंट पता होगा, तभी तो देखेंगे कि प्योर इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से मिलाने पे या क्या क्वालिटी प्योर इंस्ट्रूमेंट में होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइब्रिड में। तो इसका मतलब ये भी हमें छोड़ना पड़ा। तो हमारे पास क्या बचा शुरू करने के लिए, प्योर इंस्ट्रूमेंट। और हमने यहाँ पे अपने चैप्टर की शुरुआत की कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, और हम किसमें आ गए, हम आ गए सबसे पहले प्योर इंस्ट्रूमेंट में। प्योर इंस्ट्रूमेंट को हमने दो कैटेगरी में बांटा, किसमें किसमें, शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स को फर्दर हमने डिवेंचर को अभी छोड़ा, और शेयर्स को फर्दर हमने बांटा दो कैटेगरी में, किसमें किसमें, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स। हमने अभी प्रेफरेंशियल शेयर्स को छोड़ा और हम किसमें स्टार्ट कर दिए, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में हमारे दो तरह के, इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिविडेंड एंड वोटिंग, और दूसरा था इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है, इसको हमने पढ़ना शुरू किया था, इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल राइट। और हमने देखा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वही कंपनी के क्या कहलाते हैं, वही कंपनी के ओनर कहलाते हैं, वही कंपनी के मेंबर कहलाते हैं, और इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहता है। हाँ, आपके पास अगर किसी कंपनी के एक शेयर है तो आप भी कंपनी के मालिक हैं। मेरे पास कंपनी का एक शेयर है तो मैं भी कंपनी का क्या हूं, ओनर हूं, मैं भी कंपनी का मालिक हूं। लेकिन हमारा और आपका मालिकाना हक, ओनरशिप राइट कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू किन के, प्रमोटर्स के। और हमने ये भी डिस्कस किया था और आपको बताया था कि क्यों हम कह देते हैं कि ये कंपनी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजीव हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा की, जबकि ये सारी की सारी तो पब्लिक कंपनी है, यानी कि इसमें तो लोगों के भी पैसे लगे हुए हैं। लेकिन यही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जो प्रमोटर हैं, उनके अगर 2000 यानी 20% भी शेयर है, पब्लिक के 80% भी है, तो ये पब्लिक जो है वो हर जो है वो आपके मीटिंग में पहुंच नहीं पाती है, लेकिन ये पहुंचे हुए रहते हैं। और जो पहुंचे हुए रहते हैं उन्हीं में से 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाएगा तो कौन सा रेजोल्यूशन पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर 75% वोट मिल गया, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास, स्पेशल रेजोल्यूशन। और कंपनी में का फैसला, कंपनी का कंट्रोल, कंपनी का मैनेजमेंट संभालने का मतलब है कि आप जो कंपनी में चाहें वो हो, और कंपनी में आप जो चाहें वो हो का मतलब है कि कंपनी में दो ही तरह से काम होते हैं, एक डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन और एक कौन सा, शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन। डायरेक्टर डे टू डे अफेयर्स को देखता है, जो उससे सीवियर नेचर का वर्क है वो आता है शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन के लिए ओआर में, उससे भी जो ज्यादा सीवियर है वो कहां पे आता है, एसआर के लिए। और डायरेक्टर को भी अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर ही करते हैं। तो इसका मतलब है हर चीज में कंट्रोल तो शेयर होल्डर कर रहे हैं, और शेयर होल्डर्स का मतलब जिसके पास जितना ज्यादा वोट उतना ज्यादा कंट्रोल, और साथ में वो मीटिंग में क्या रहे, प्रेजेंट रहे। तो इसीलिए ये जो प्रमोटर है, भले इनके पास 20% ही रहता है, लेकिन ये मौजूद रहते हैं, और ये जिनके पास 80% है वो क्या रहते हैं, वो गायब रहते हैं। और वो गायब रहते हैं, यही वजह है कि उनके चाहने से काम नहीं होता। जब वो रहेंगे ही नहीं, वोट करेंगे ही नहीं, तो भला फिर रिजोल्यूशन में जो है उनका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। और यहाँ रिजोल्यूशन का ही मतलब है कि आपकी मर्जी से काम हुआ या नहीं हुआ। हमने ये भी देखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, इनको जो भी रिटर्न मिलेगा, अगर कहीं पे वर्ड शेयर लगा हुआ है तो बताइए रिटर्न जो इनको मिलेगा वो किस नाम से जाना जाएगा, चाहे कम मिले या ज्यादा, किस नाम से जाना जाएगा, डिविडेंड। वेरी गुड, डिविडेंड के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो डिविडेंड मिलेगा ये सबको क्या मिलेगा, इक्वल रेट से मिलेगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो सबको ज्यादा मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास शेयर ही ज्यादा है तो बताइए डिविडेंड ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पास कम शेयर है, आपके पास ज्यादा शेयर है, तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, इसीलिए क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा, इसलिए डिविडेंड का जो है वो अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि अनलिमिटेड रिस्क होता है। क्यों अनलिमिटेड रिस्क होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ 10 साल तक तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। जो भी पैसा पहले आएगा, प्रॉफिट भी होने के बाद जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा, पहले जो भी कंपनी के ऊपर ड्यूज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, चाहे वो सैलरी का ड्यूज है,
चाहे वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह का ड्यूज है, वो सब पहले क्या किए जाएंगे, पहले वो सब के सब क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसी में से डिविडेंड हम निकालते हैं। और डिविडेंड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। अब तो हम आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन फिलहाल इक्विटी शेयर से ही काम चला लेते हैं, यानी जितने इक्विटी शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग है, इशू है उस समय, उसमें वो बट जाएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ तो बताइए क्या इक्विटी शेयर होल्डर फोर्स कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड दो ही? नो सर। नो सर। बताइए बेचारे के ऊपर कितना रिस्क है, फोर्स भी नहीं कर सकता है। मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो पैसे कहां लगेंगे, फिर से प्रोजेक्ट में लग जाएगा, और प्रोजेक्ट में भी लग जाएगा तो क्या होगा, वही तो मालिक है, उनके पैसे क्या लग गए, प्रोजेक्ट में लग गए। कल को प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, कल को उस प्रोजेक्ट से और प्रॉफिट होगा तो वो किनके पास जाएगा, इन्हीं शेयर होल्डर्स के पास बटेगा। तो ये था हमारा इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और सिर्फ इक्विटी शेयर लिखा हुआ, इसका मतलब वो कैसे शेयर्स की बात कर रहा है, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट वाले, यही जनरल नेचर के शेयर आपके हैं। ठीक है, इसी में हमने सब कुछ पढ़ने के बाद एक वर्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर पढ़ा था, और आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जो हमने पढ़ा था उसको हमने क्या किया था, डिफाइन भी किया था। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स को जो हमने डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था, चलिए अब हम लोग इसी चीज पे आते हैं, क्योंकि यही न्यूमेरिकल हमें जो है वो क्या करना है, कवर करना है। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। यहां तक में कहीं भी कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो बताइए, वरना ग्रीन सिग्नल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। करें हमला, आगे बढ़ें, या कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। थैंक यू। ये जो हमारा वर्ड है आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, जल्दी से कोई बोलिए क्या बोला था मैंने आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर के बारे में। मैं समझिए स्टूडेंट हूं, आप टीचर हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए इसके बारे में, तभी तो इस पे प्रैक्टिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल कराना है तो पहले चीज तो क्लियर रहे, जल्दी बोलिए कौन बोल रहे हैं। एज ऑन डेट नेट शेयर। ठीक है, तो पहली बात आपने बोली ये कैलकुलेट होगा एज ऑन डेट। अब ठीक है, एज ऑन डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बता दीजिए। सर टोटल शेयर इशूड बाय कंपनी माइनस टोटल शेयर बॉट बैक बाय कंपनी। एज ऑन डेट उस दिन तक, Yes. ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, जिस दिन का मैं पूछूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड। इस एबी लिमिटेड ने कब कब शेयर इशू किए वो देखिए। इस कंपनी ने ₹1,00,000 इक्विटी शेयर, इसको लिखते जाना है 5/8/2018 को issued ₹2,00,000 equity share. Then buyback ₹1,00,000 equity share. Buyback ₹1,00,000 equity share 3rd March 2019 को। अगेन
on buyback 50,000 equity share by 2021 issued 2 lakh 3,50,000 equity share issued another 2 lakh equity share and on 16/8/2022 buyback 1 lakh equity share अब इसमें दो एस्पेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों चीज हमें यहां से ही करना होगा। कॉपी कर लिया ये? एक मिनट, पहले ये कर लीजिए, फिर मैं कुछ बोलूंगा, करके आप मुझे बताएं। डन सर। ठीक है। अब इससे दो तरह के क्वेश्चन रेज, दो तरह से आपसे पूछ सकता है। एक तो हुआ कि अगर हमारा दिल थोड़ा सा नरम रहा, समझ रहे हैं, कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा कि कोई बात नहीं, बच्चे को थोड़ा पास होने देते हैं, तो ऐसे केस में बस हम इतने के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर किसी एक डेट को, यहां से क्या पूछ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर किसी पर्टिकुलर डेट को। अगर हम थोड़े सख्त जान हो गए और लगा कि नहीं, थोड़ा देखते हैं कि बच्चों ने क्या पढ़ा है, तो हम एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर डेट को आपको दे देंगे प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का फिगर, और आपसे पूछेंगे कैलकुलेट द इक्विटी शेयर्स, रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ध्यान से सुनिए, पहला वाला चीज मैंने बोला कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर किसी एक दिन निकालना, तो पहले उसी काम को कर लेते हैं इसी फिगर पे। मुझे बताइए, तब दूसरे पे आते हैं, दोनों चीज कर लेंगे। कैलकुलेट, आप लिखिए ओरली, कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर as on 5/12/2018 and four five 2020 and
6/7/2022 and 18th August 2022। ये चार आप बना करके खुद से पहले बनाएंगे तो मुझे बताएंगे, और मुझे इसमें एरर नहीं चाहिए। ये नहीं कि जितने बच्चे उतने आंसर। मदद करो, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है या पहले करेंगे आप? कर रहे हैं सर। ठीक है, कीजिए। जिस दिन दिया हुआ है वो दिन शामिल होगा, यानी अगर कोई चीज 5 को इशू हुआ है और आप 5 को ही निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 5 को जो इशू वाला पोर्शन है वो लेना है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है उस डेट को जो एक्टिविटी हुई है। एक मुझे पहले थोड़ा सा बतला दीजिए ताकि मैं देखूं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 5/12/2018 के अकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे कहां तक के इशू और बायबैक को देखना है, किस डेट तक का? So 6/12/18 नहीं, मुझे देखना होगा एज ऑन डेट, यानी कि 5/12/2018 तक। क्या देखना होगा? इनकॉर्पोरेशन से लेकर के आपके पास 1/3/2018 से पहले का इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि पहला इंफॉर्मेशन यहां से आना शुरू हुआ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद से। तो इनकॉर्पोरेशन से लेकर के किस डेट तक जाएंगे एक एक केस में? 5/8/2018। 5/8/2018। ठीक है, तब आप सही समझ रहे। ये चारों के चारों पहले आप डन करें और तब मुझे बताएं, और मुझे ABCD आप चारों लिख लें और तब मुझे फिगर बताएं। कीजिए ये पहले। सर हो गया है? क्या चारों हो गया है? सर आप एक बार आपसे 1/3/2000 क्या सर 1/3/2000 बच्चे चारों करेंगे? आप ऑल 4 कर लीजिए, तब हम बात करेंगे। एकदम आराम से कैलकुलेट करके करें और मुझे बताएं। ऑल 4 होने के बाद कोई एक बार आपसे फॉर्मूला बताएगा प्लीज। कर लीजिए, फिर मुझसे कुछ पूछिएगा। मेजॉरिटी पीपल को ये आंसर चारों के चारों होने चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है ऑल। डन मानो? सर कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं, ठीक है। करके आप बोलेंगे डन। Done, sir. चलिए एक दो लोग और करें कम से कम। डन? सर तब हम बातचीत शुरू करते हैं। अगर कुछ लोगों ने कर लिया तो तब तक अब डन है तो पहले मुझे बतलाते जाइए आंसर, फिर मैच करते हैं सबके साथ। बताइए ए का 3 लाख। 3 lakh. किन्हीं का भी आंसर 3 लाख से अलग है? 3 लाख के अलावा कोई आंसर है किन्हीं का बच्चे? नो सर। तो 3 लाख सबका मानो। क्या किया आपने? एज ऑन डेट बोला तो 5/12/2018। ध्यान से देखिए बनाने का तरीका। 5/12 मैंने बोला। 5/12 कहां पे आ रहा है? वहां पे एक डॉटेड लाइन खींचिए इन दोनों के बीच में, इस जगह आएगा।
Yes, sir. खींच दिया एक डॉटेड लाइन। अब इससे पहले जितने आई हैं यानी इशूड हैं उसको क्या किया आपने, Plus. प्लस, और जितने बायबैक हैं उसको क्या करेंगे, माइनस। तो मुझे बताइए इससे पहले कितने इशूड हैं, 1 लाख प्लस 2 लाख, बायबैक कुछ है No, sir. तो माइनस क्या करेंगे, 0. 0, कुछ नहीं, तो हमारा 3 लाख हो गया। चलिए 4, 5, 2020 क्या है यहाँ आंसर, 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. पक्का। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो एक बार जरा इसी मेथड से आते हैं। 4, 5, 2020 कहां पे फॉल कर रहा है, ये So 7, 12, 2020. यहाँ ना, Sir 7, 12, 2020 से पहले होगा, 4, 5, 2020 है। देखिए मैंने ठीक नहीं खींचा, सर 3 2019 के बाद लास्ट तो 7, 12, 20 से पहले होगी ना? पहले होगा सर 7, 12, पहले 20। होगा। Yes, sir. पहले होगा. ये देखिए 4, 5, 2020, तो सही कह रहे हैं आप, 4, 5, 2020 किस जगह होगा, यहाँ पे, हाँ. ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने जो है वो क्या किया, 1 लाख किया। यहां तक में आपके इशूड कितने हुए हैं, 3 lakh. 1 लाख प्लस 2 लाख, माइनस कितना हुआ है, 2 lakh. 1 और 1, 2 लाख, तो आपका 1 लाख बचा, ये भी ठीक है। अब 6, 7, अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां पे आपसे पूछा जाता 7, 12, 8, 12, 2020 फिर क्या होता, सर Sir क्या 50,000. पॉलिसी लेते ना 7, 12, 20 से. 8, 12, 2020, अब कितना आंसर होगा, तो फिर इंक्लूड करते 7, 12, 2020 ये भी. कितना आंसर होता, 8, 12, 2020, 50,000. 50,000, क्योंकि यहां तक तो सारी कार्रवाई कर ली अपने, इसके बाद जो स्टेप है उसमें और क्या हुआ है, माइनस हो जाता है. बायबैक हुआ है, माइनस हुआ है, तो वो भी कर देते हैं, ठीक है। 6, 7, 2022 6 Sir, lakh. 6 lakh. 6 lakh. 6 lakh. सबका, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 6, 7 यहां पे आया, सर ये भी इंक्लूड होगा। और मैंने क्या बोला था, अगर ये डेट दिया तो इसे इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे इस एक्टिविटी को, इंक्लूड करेंगे. और याद रखिए इन बातों को ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस किए और ऐसा डेट दे दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसको लेना है, क्योंकि इसको लेने से और छोड़ने से देखिए ज्यादा नहीं 2 लाख का अंतर आएगा आपके आंसर में। तो इसका आंसर 6 लाख। इससे पहले जितने भी इशू हुए भाई, कितने इशू हुए, 1 प्लस 2 लाख और कितने 3.5 लाख और 2 2 lakh. ये सब इशूड वाले हैं। माइनस वाले कौन कौन से हो गए, 1, -1, माइनस 50,000. 0.5, सब लाख में ले रहे हैं, ये लेंगे नहीं। No, sir. इसका रिजल्ट कितना आ गया, 6 lakh. 6 lakh. 6 लाख आ गया, तो आपने ये लिख दिया। चलिए 18, 8, 2020, 5 5 lakh. lakh. 5 lakh. क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी और आपने क्या कर दी, माइनस कर दिया. और वो बायबैक की एक्टिविटी थी, और बायबैक की एक्टिविटी को ऐड करते हैं माइनस करते हैं, Minus. कर दिया माइनस। Yes, sir. अगर ये माइनस कर दिया तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 5 lakhs. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बनाने का तरीका सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ही मैंने पूछा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर एज ऑन 5/12/2018, तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स इक्वल टू टोटल शेयर इशूड अप टू दैट डेट माइनस टोटल शेयर बॉट बैक अप टू दैट डेट। पहले ये एक लाइन लिख दिया फॉर्मूले की तरह, इक्वल टू, अब जितने शेयर इशूड हुए वो सब क्या करेंगे, ऐड में, और जितने जो है वो बायबैक में वो क्या करेंगे, माइनस में, और तब जो है वो फाइनल आंसर लिख देंगे। क्लियर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये नहीं बताया हुआ रहता तब पूछा जाता इस तरह से टेबल दे करके,
तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ते, सोचते क्या ये दे दिया है, ये सब तो और अच्छे से लिख देगा। अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स पेड अप कैपिटल दिस ऐसे कर करके लिखेगा, थोड़ा और तामझाम कर करके, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जिसका आपका कोई यूज नहीं है वो भी दे करके क्या करेगा, हैवी कर देता है। और आप जब इस तरह से देखते हैं कि अरे अरे इतने इशूड, इतने जो है वो वापस, मैंने तो फिर भी सजा के लिख दिया है, वो अगर कैशलेट फॉर्म में लिख देते, कैशलेट माने पैराग्राफ के फॉर्म में, और हैवी लगने लगता है, कर क्या रहा है ये, पूछने क्या वाला है। लेकिन देखिए ये आसान है या नहीं है, लड्डू ही तो है। अगर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल भीम का, छोटा भीम का लड्डू हो गया, खप से खा लिया। नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़िए, बोलिए चलो इसको बाद में सोचेंगे देखेंगे, जबकि सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। मैथमेटिक्स की तरह एक भी मार्क्स नहीं कटना है, और ये पूरे मार्क्स भी देगा। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट लेता है, अब एक और इंफॉर्मेशन दे करके अगर ट्विस्ट दे दिया, और क्या ट्विस्ट दे दिया, यहां आपसे अगर पूछ दे कैलकुलेट द डिविडेंड shared by the company, dividend shared by the company at the end of financial year 2022। फिर से बोलूं, एक बार लिखिएगा, एक बार लिखिएगा जरा, क्वेश्चन ही सब कुछ एज इट इज रहेगा, ई कर लीजिए। अब आप जो निकालेंगे उसके लिए एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं। Company has received distributable profit. Company has received distributable profit. Distributable profit amounting rupees 10 lakh for the financial year 21-22. For the financial year 21-22. Company has declared the dividend 21-22. सर वापस बता सकते हैं? Company has, अब हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाए, कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट amounting rupees 10 lakh for the financial year. Company has earned या received profit amounting rupees, distributable profit. Distributable profit, company has earned or received distributable profit amounting rupees 10 lakh for the financial year 2021-22. Company has to declare the dividend. Company has to declare the dividend per share as per record date, as per record date as per record date as per record date 6/7/2022. 6/7/2022. Calculate the dividend per share. याद रखिएगा, एक बार जरा सुन लीजिएगा, कैलकुलेट द डिविडेंड पर शेयर। क्वेश्चन लिख लिया, अभी बनाएंगे नहीं, मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन लिखा? Yes, sir. ध्यान से सुनिए फिर बनाइएगा, तब हमला कीजिएगा। रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहते हैं जिस डेट के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स, राइट इशू या डिफरेंट तरह का चीज ऑफर करते हैं। रिकॉर्ड डेट अगर मान लीजिए आज का कंपनी ने कंसीडर किया है, तो भले आप कल तक जो है वो शेयर होल्डर थे और आपने जो है वो शेयर्स क्या कर दिया, बेच दिया,
और आज मैं शेयर होल्डर हो गया, क्योंकि शेयर्स मुझे बताइए ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, या फिक्स रहेगा एक आदमी के पास? ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होगा। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर के जो है वो रजिस्टर चेंज होते रहेंगे या फिक्स रहेंगे? एक ही बंदा हमेशा ओनर रहेगा या मेंबरशिप चेंज होता रहेगा? चेंज होगा। तो इसीलिए टू फाइंड आउट द रियल मेंबर एज ऑन डेट वी अनाउंस व्हाट डेट? रिकॉर्ड डेट। बताऊंगा आगे और डिटेल में, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए वर्ड मुझे देना था तो मैंने यूज किया, क्योंकि वो एग्जाम में रिकॉर्डेड वर्ड यूज कर लेंगे, मैं यूज नहीं करता तो आपको थोड़ा इजी हो जाता, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड करके आपको बता दिया। तो रिकॉर्डेड वो डेट है जिसको मैं एज ऑन डेट कह रहे। इस दिन जितने हमारे क्या होंगे, इस डेट को जो हमारे शेयर होल्डर होंगे उनके बीच में ही क्या होगा? डिविडेंड बंटना है। क्लियर है ये बात? इसका मतलब आप जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर निकालेंगे वो किस डेट के अकॉर्डिंग? 6/7/2022 यानी आपके लिए जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए एज ऑन डेट क्या मिल गया? 6/7/2022। यही रिकॉर्ड डेट एज ऑन डेट हो गया। जो वो नहीं दिए हैं, बोल नहीं रहे एज ऑन डेट वर्ड, तो यही रिकॉर्ड डेट क्या हो गया? एज ऑन डेट। अब आपके पास दो वैल्यू है, उस दो वैल्यू के बेसिस पे मुझे बताइए कि क्या जो है वो कितना डिविडेंड वो पर शेयर दे रहे हैं, बताइए। सर 1.67 रुपीज पर शेयर। 1.67 सर 1.6666 आ रहा है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 1.67 लेंगे। कुछ नहीं, हम कम भी दे सकते क्योंकि ये तो अमाउंट में होता है, तो Yes. ये फ्रैक्शन में हो सकता है। बोनस इशू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं, यहां तो अमाउंट दे रहे हैं। तो 1.66 ही ले लिया, जितना पैसा है उतना ही तो देंगे, बाकी बचा रह जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम सारा पैसा दे देंगे, तो थोड़ा बच भी सकता है, ठीक है। तो लेकिन ज्यादा तो दे नहीं सकते, ज्यादा लाएंगे कहां से? तो 6/7 नहीं करके बल्कि क्या देंगे? 6/6। तो इतना ही निकल रहा है? यस सर। पक्का है? कैसे किया? आपके पास फॉर्मूला क्या है? पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेबल distributable profit divided by outstanding equity shares. You have distributable profit how much? 10 lakhs। ठीक है भाई, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट? आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 6/7/2020 के अकॉर्डिंग तो आपने निकाला ही हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया रहता और तब अगर पूछ देता कि कितना जो है वो डिविडेंड देंगे, तब आप क्या करते? यहां चले, पहले यहां बात कर लेते। तो ये तो निकल गया 6 लाख, आपने आंसर कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए ये वर्ड ये नहीं देते, रिकॉर्ड डेट वर्ड नहीं देते, तब आपको बोलते और क्वेश्चन क्या रहता? सब कुछ एज इट इज रहता, रिकॉर्ड डेट से मैं चेंज कर रहा हूं। द कंपनी हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ distributable profit of 10 lakh for the financial year. The company is going to announce the dividend for that year. What will be the dividend per share? अब बताइए इसमें क्या कीजिएगा अगर ऐसे दे दिया? सर वो लास्ट वाला ले लेते जो आपने दिया था 18/8/2020 वाला। कौन सा डेट? 16/8 लेंगे शायद। फिर से बोलिए। लास्ट वाला डेट सर जो आपने दिया था 18/8, मतलब उसके हिसाब से ले लेंगे। सर 5/5/2021 सर 16 वाली डेट लेंगे ना? कौन सा? लास्ट डेट लेंगे सर 16 वाली। 5/5/2022 Sir, we will take 16/8/2022. अगर सोचिए अलग अलग आंसर आ रहा है, जरा सोचिए इसमें क्या करना चाहिए भाई। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए दे रहे हैं? सर मेरे 31 मार्च होगी। वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो बेसिकली है 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 कब एंड होता है? सर 31 मार्च। यही सही है। तो ऐसे केस में अगर रिकॉर्ड डेट का जिक्र नहीं किया तो आपको आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर एज ऑन डेट कब निकालना पड़ेगा? 31/3/2022। 31 मार्च का। ठीक है,
और तब जो है 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2022 के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अच्छा बताइए तो क्या होगा 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कहां तक लग जाएंगे? सर 5th May तक 2021। ये है ना, यस सर। क्या आ रहा है यहां तक? 4 लाख सर। नहीं, ठीक से कैलकुलेट कीजिए, पक्का है? और 1 लाख 4 लाख कहा है आप लोगों ने? Yes, sir, 4 lakhs आएगा। ठीक है, तो भाई इसको ऐड 3, ये माइनस, अब बचा 1, और यहां पे सर 50 माइनस कर देंगे। ये भी माइनस, ये इशूड, तो यहां से 3, तो 3 + 1 4 लाख, बिल्कुल सही। तो इस तरह का क्वेश्चन किसी भी तरह से अब आपको घुमाए कर लेंगे आंसर। यस सर। ठीक है, डन। बढ़ूं मैं यहां से आगे इस पे। अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, इसको आप अभी जो किया है, साथ ही साथ आप इसको क्या करेंगे, अपने क्लास वाले कॉपी में ही बैक साइड में कर लेंगे। आप कहेंगे सर बैक साइड क्यों, फ्रंट में तो करना ही है, हर दिन जो पढ़ाई हो रही वो करना ही है। कॉपी के ही बैक साइड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसमें जो है ये दोबारा अपना वर्क कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा इसीलिए ताकि एग्जाम वाले दिन, आप एग्जाम के दिन जब आप जाने लगे और एक रात पहले आपके पास टाइम रहे, तो उससे पहले ऑब्वियसली टाइम निकालना ही पड़ेगा, उससे पहले सिर्फ आप पीछे देख लें कि भाई इसी तरह के न्यूमेरिकल हमने क्या किए हुए हैं। उससे होता क्या है कि एक बार दोबारा से वो रिफ्रेश हो जाएगा और आप बड़े कंफर्टेबली उसको क्या करेंगे, हैंडल कर पाएंगे, बहुत कंफर्टेबली उसको आप आंसर कर पाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही आता जाएगा, अभी तो एक बताया, फिर अगला भी आएगा, तो उसको जैसे हम रनिंग कॉपी में लिख रहे हैं लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप वर्क करने लगेंगे क्लास के बाद, उससे बैक साइड में फिर जो है वो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, फिर थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इस तरह से हर जगह जहां जहां न्यूमेरिकल आता जाएगा हम उसे करते चले जाएंगे, तो खुद हमारा न्यूमेरिकल का एक अदर सेगमेंट तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक साथ रनिंग कॉपी में करेंगे, यकीन मानिए बाद में ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ था, किस तरह का था। और अगर वो बैक साइड में रहेगा तो खुद ब खुद आपके, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कहीं क्वेश्चन नहीं मिलते इन चीजों के, और ना ही कहीं आपके स्टडी मैट में वो क्वेश्चन मिलेंगे। हर बार एग्जाम में जरूर मिलेगा, स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट दिए हैं तो उससे वो प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। उन्होंने साफ लिखा हुआ है, केस लॉ, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, सारे तरह की चीज अपने सिलेबस से पूछ सकते हैं। ये एस्पेक्ट क्लियर है, इंस्ट्रक्शन क्लियर है, आपको क्या करना है प्रैक्टिकल के लिए? यस सर। चलो बढ़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं एक डिस्कशन पे, अब ध्यान से सुनिए। हमारा अगला पड़ाव जो है वो कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। अब ये कहता क्या है, ये जरा समझिए ध्यान से, यही है अभी जो हम करने जा रहे हैं। इक्विटी शेयर with differential right with respect to dividend और वोटिंग, ये हमने पढ़ लिया है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। अब ये सेंस क्या देता है वो जरा देखिए, किस लिए ये पढ़ने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कंपनी के रियल ओनर जब हम कहते हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, इनको जब हम कहते हैं क्यों कह देते हैं ये कंपनी के जो है वो रियल ओनर है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्यों कह देते कंपनी के रियल ओनर है? सर क्योंकि उनकी मर्जी से वहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। और डिसीजन का मतलब क्या होता है? सर मैक्सिमम वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं। वोटिंग राइट, रिजोल्यूशन पास करने का राइट, ओआर के जरिए और एसआर के जरिए। कंपनी में तो यही मतलब है कंट्रोल का, यही मतलब है कंपनी को चलाने का। तो एक चीज बताइए, लोग नहीं आते हैं, प्रमोटर के पास यहाँ पे 20% है, यानी कितने शेयर्स हैं? इसी एग्जांपल को लेते हैं, कितने शेयर्स? 200 और 200 का मतलब कितने वोट? 200 वोट, 200 वोट। और जब भी रेजोल्यूशन हम पास करते हैं, ओआर हो या एसआर हो, तो उसमें क्या वर्ड यूज किया गया है? वोटिंग या प्रेजेंट एंड वोटिंग?
प्रेजेंट Present and voting. सिर्फ प्रेजेंट होने से होगा? नो सर, आए ही नहीं है तब? सर कोई मतलब ही नहीं है। तब तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब जरा सोचिए, अगर ये लोग आ जाए तो किसके मर्जी से काम होगा? सर पब्लिक की मर्जी पब्लिक की मर्जी से। सिर्फ पब्लिक के मर्जी से। प्रमोटर का कुछ नहीं चलेगा, प्रमोटर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे और कंपनी कौन चलाते रहेंगे? पब्लिक। Public. बट अनफॉर्चुनेट क्या है, हमारे देश की आबादी जो भी कहिए 1,35 CR, लेकिन जो बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा में, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। सही कह रहा हूं? यस सर। लेकिन अब दोबारा हमें उन्हें चुनने का राइट कब मिलेगा? 5 साल बाद। और 5 साल बाद चुनने का राइट मिलेगा तब जब हम जाकर के वोट करेंगे तब, या घर में बैठ करके जब पंचायत करेंगे कि ये सरकार ही निकम्मी है तो वो सरकार निकम्मी है, सिर्फ पंचायत करेंगे तो हो जाएगा, हमारा मर्जी चलेगा? नो सर, नो सर। ठीक है, इसका मतलब हमें वोट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहां पे अगर ये लोग आएंगे तभी ना वोट करेंगे। अब ये तो आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी कौन चला रहे हैं? यही 200 वोट क्या कर रहा है? कंपनी चला रहा है। अब अगर मान लीजिए आप कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहें तो क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं। इनसे ज्यादा वोट आपके पास अगर आ जाए तो यही मुकेश अंबानी है, यहां पे आप क्या हो गए? मालिक हो जाएंगे रिलायंस इंडिया लिमिटेड के। अजीम हसन प्रेमजी, कुमार मनन बिरला, रतन टाटा, जो भी लोग हैं, इनसे अगर शेयर ज्यादा आपके पास हो गया तो अब बताइए, अब वो आएंगे तो आप भी तो पहुंचेंगे। बाकी जनता तो फिर नहीं आई। क्या कि बाकी जनता विश्राम कर रही है, यही आपकी जनता है। यहां पे प्रमोटर के 200 इक्विटी शेयर, 200 वोट, पब्लिक के पास 800 वोट है। अब आपने जो है वो क्या कर लिया? मार्केट से 201 वोट ले लिया। पॉसिबल है या नहीं है? सर। मार्केट से आराम से आपने क्या कर लिया? वोट ले लिया। अब आप कहिएगा कि मार्केट से वोट ले लिया का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मार्केट से क्या परचेज कर लिया? शेयर्स। और मार्केट से शेयर परचेज करना बड़ा आसान है। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और सेकेंडरी मार्केट से जितने मर्जी चाहे शेयर्स क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो आपने जो है उनको प्राइस दिया, खूब अच्छा प्राइस दिया, और आपको क्या मिल गया? शेयर्स मिल गया। अब आपके पास 201 वोट हो गए, और यहां पे प्रमोटर के पास कितने वोट हैं? 200। अब बताइए, कंपनी आपकी या उनकी? ऑब्वियस सी बात है, अभी भी कंपनी सबकी ही है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अब किसके पास होगा? प्रमोटर के पास से गया। क्योंकि अब प्रमोटर वो 200 वोट के साथ बोलेंगे मैं ये कह रहा हूं, और आप बोलेंगे मैं ये कह रहा हूं, तो चलेगा तो आपका ही, क्योंकि आपके वोट क्या है? ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, हम लोग बात ही लिस्टेड कंपनी की करें क्योंकि मैं आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहा हूं, इसकी शुरुआत ही तब होगी जब शेयर इशूड है, लिस्टेड है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है कि प्रमोटर अगर चाहता है कि कंपनी का टेक ओवर ना हो, यही वर्ड टेक ओवर में बदल जाता है जब आप कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपनी का क्या ना हो? टेक ओवर ना हो, तो आपको, यानी आप जो है वो प्रमोटर है, यहां पे आप हैं, आपको मार्केट से कितने वोट हटाने पड़ेंगे, कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का कभी भी मैनेजमेंट कंट्रोल आपसे ना छीने? जल्दी बताइए। क्या बहुत टफ चीज पूछ दिया मैंने? रिपीट कर रहा हूं। मोर देन 50%। हाँ जी, 1000 इक्विटी शेयर में से आपके पास ऑलरेडी 200 है, तो मार्केट में कितने हैं? पब्लिक के बीच में 800। अगर आपके पास 501 हो जाए तो यहां पब्लिक के बीच में तो 499 ही रहेगा ना। कोई अगर यहां से सारा शेयर ले भी लेगा तो भी तो जो है वो आपसे ज्यादा नहीं जा पाएगा। यस या नो? यस सर। तो इसका मतलब है कि 200 इक्विटी शेयर आपके पास है तो कितने वोट हैं? 200 वोट। अगर आप 301 इक्विटी शेयर और ले लेते तो आपके पास आ गया ना 301 वोट। मुझे इक्विटी शेयर से मतलब नहीं, मुझे तो वोट से, और वोट तो तभी आएगा जब क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर। आ गया ना आपके पास 501 वोट, और पब्लिक के बीच में कितने शेयर्स रह गए? 499। यही हुआ।
लेकिन मुझे बताइए इन शेयर्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं पब्लिक को? तभी तो वो अपने शेयर में दे देंगे। यस सर। और जो शेयर आप इशू करते हैं, और जरा सोचिए कितना परसेंट हो गया, 30%। 301 ऐसे कहने में मेरे एग्जांपल में इजी लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कंपनी शेयर इशू करती है 26,000 करोड़ वगैरह का शेयर इशू करती है, अब उसके बाद जरा सोचिए अगर कंपनी ने इतना अमाउंट का शेयर इशू किया हुआ है, तो ये तो उस समय है। आज कंपनी के शेयर्स का वैल्यू तो जो है वो 1 लाख करोड़ हो गया होगा, नहीं हो गया होगा शेयर के प्राइस बढ़ के। अब इसमें से 30% लेना का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें से 30% लेने का मतलब हो गया कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आपके पास 30,000 करोड़ होना चाहिए। कितना? 30,000 करोड़। बताइए प्रमोटर के लिए इतना आसान है पैसा होना? अगर रहता तो क्या वो पब्लिक के बीच में सारा शेयर दिया रहता है? क्या वो पब्लिक के बीच में पब्लिक इशू किया रहता है, या अपने पैसे लगाता और सारा पैसा, सारा प्रॉफिट खुद रखता? सर सारा पैसा नहीं सारा लगाता। प्रॉफिट खुद ही रखते हैं। तो इसका मतलब पैसा नहीं था, तभी तो लोगों के पास गए थे। और आज स्थिति ये हो गई कि कंपनी को बनाया, मतलब पाल पोस के बड़ा किया, और अब जो है वो कोई और अगर यहां से शेयर ले लेगा पब्लिक के बीच में जाकर के, तो कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। तो भाई बात तो सही है, होगा तो ऐसा ही। आप कहिएगा सर ये तो खराब बात है, सेबी ने कहा ना। वो कहती है हम इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं। अगर कोई इतना पोटेंशियल वाला है कि मार्केट से इतना ज्यादा शेयर्स ले सकता है, तो कंपनी के मैनेजमेंट को वो अगर चलाएगा तो वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी को और क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। तो इन्वेस्टर्स को और ज्यादा क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो वो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं सेबी? हमारे और आपके बारे में, इन्वेस्टर के बारे में। अब ऐसे केस में सेबी ने मौका जरूर दिया कि कहा कि आप पूछो ना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कि क्या उनको आपका मैनेजमेंट पसंद है। अगर पसंद है तो आपको वो कुछ ऐसे शेयर इशू कर देंगे जिन शेयर्स पे डिविडेंड कम रहेगा और ज्यादा क्या रहेगा, वोटिंग वोट ज्यादा रहेगा। अरे भाई मैं ये यहां पे आकर के 301 शेयर नहीं खरीद सकता, 301 शेयर खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने शेयर खरीद सकता हूं, 7 इक्विटी शेयर मान लीजिए मैं खरीद सकता हूं। कितने? 7। तो मैं कहता हूं कि मैं पैसा दूंगा कितने इक्विटी शेयर के लायक, 7। और मुझे जो इक्विटी शेयर इशू करो उसमें एक इक्विटी शेयर में कितने वोट होंगे, 100 वोट। कितने होंगे, 100 वोट। अब ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब आप कहिएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब यही पब्लिक, ये क्यों ऐसा करेगी? तो भाई ये तभी ऐसा करेगी, मुझे एक चीज बताइए, आपने पैसे दे दिए हैं, एक एजम्पशन हम लेते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्लास के लिए पैसे देते हैं, यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। आप जब पे करते हैं तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाने के लिए आएगा। अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ाने के लिए आया और मैं अच्छा पढ़ाया, तो आप क्या चाहेंगे कि मुझसे पढ़े या किसी और से? पैसे तो उतने ही देने हैं, चाहे मैं आऊं चाहे कोई और आए। लेकिन अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे ना कि हाँ नहीं पंकज से ठीक है, इन्हीं से पढ़ते हैं। और अगर मैं नहीं पढ़ाना चाहा तो मुझसे पढ़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं अच्छा है मैं बदलो किसी को, कोई और आएगा तो क्या पढ़ाएगा, शायद अच्छा पढ़ाए। ये जो शायद अच्छा पढ़ाए वाली बात होगी, ये कब होगी, जब मैं कैसा पढ़ाऊंगा, खराब। हाँ। आप बोलेंगे सर आप तो वैसे ही खराब पढ़ा ही रहे हो, इसमें क्या शक है, हमें समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा ही है? नो सर, नो सर। अब देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मैं ही पढ़ाता रहूं, तो बोलिए इस केस में आप हाँ बोलेंगे, यही तो हुआ रिजोल्यूशन, नहीं बोलेंगे? आपकी मर्जी हाँ की होगी। लेकिन अगर मैं अच्छा ना पढ़ाऊं तो आप कम से कम एक चांस तो लेंगे ना कि भाई कोई दूसरा आएगा तो कम से कम इनसे क्या कर लेगा, अच्छा पढ़ा देगा। यही चीज करना है किनको सेबी ने मौका दिया, किनको, प्रमोटर को, कि आप मैनेजमेंट को संभाल रहे हो, आप पब्लिक को क्या करो, कन्विंस करो। क्या कन्विंस करो, यानी रिजोल्यूशन पास कराओ। अगर वो आपके फेवर में रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो क्या होगा, आप
ऐसे कुछ शेयर इशू कर सकते हो जिसपे वोटिंग राइट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कितना वोट देगा, एक इक्विटी शेयर पे कितना वोट रहेगा, ये भी तय कौन करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आप इनके दरबार में जाइए और कहिए कि देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं क्या करूं, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मार्केट से खरीद लूं और कंपनी को मैं ही कंट्रोल करूं, मैनेजमेंट में ही चलाऊं। अगर आप मुझे इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट वाले नहीं देते हैं, यानी डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर मेरे नाम से इशू नहीं करेंगे, प्रमोटर ये कह रहा है शेयर होल्डर को, तो ऐसे केस में कोई और कंपनी को क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा और कंपनी को फिर वो चलाएगा। तो अब बताइए, अगर मैं बोलूं कि आप अगर जो है वो मेरे बारे में नहीं बोलेंगे तो कल को कोई और पढ़ाने लगेगा, तो आपको इस बात में कब जाकर के इंटरेस्ट होगा, क्या फर्क पड़ता है कोई और पढ़ा है। फर्क तब पड़ेगा जब आपको लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलेंगे नहीं हमें बोलना चाहिए, वरना कल से कोई और पढ़ाने लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। मतलब सर अगर प्रमोटर बढ़िया हुआ और उसने रेजोल्यूशन पास करा यही वाला तो वन वाला, रिजोल्यूशन पास होगा तो ही होगा। और मैं जो कह रहा हूं वो क्या समझिए, रिजोल्यूशन को आप कब हाँ बोलेंगे, जब आपको उस मैनेजमेंट पे कंट्रोल भरोसा होगा तब ना। यस सर। अगर मैं अच्छा पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो आप क्यों बोलेंगे कुछ, लेकिन अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपको भी डर है कि अरे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर मिले, अभी अगर बोल रहे हैं वोट करने, अभी नहीं किया तो फिर कोई और क्या होंगे, कोई और पढ़ाने लगेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब जब आपके नुकसान की बारी आएगी तब आप बोलना शुरू करेंगे, अदरवाइज लोग बोलते चलो जो जैसे चल रहा है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो अब जैसे ही आपके जो है वो किनको, आपके जो है वो शेयर होल्डर को लगेगा कि अरे कंपनी को इतने अच्छे से ये चला रहे हैं, लगातार हमें क्या हो रहा है, डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज वो सोचेंगे देखेंगे या नहीं। अगर उन्हें ये सब चीज मिल रहा है तो आपके लिए रिजोल्यूशन पास करेंगे या नहीं करेंगे, प्रमोटर के लिए। यस सर, यस सर, करेंगे। यस और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें आप एक शेयर 100 वोट वाले दोगे, आपने हमें कितने शेयर देने हैं, कितने नए शेयर कंपनी इशू करेगी, वो अपने जेब से तो नहीं दे रहे, कंपनी इशू करेगी, लेकिन उनका कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए सर। अब 7 इक्विटी शेयर इशू हुए, कितने के पैसे देने हैं प्रमोटर को, 7 इक्विटी शेयर के पैसे देने हैं कंपनी को, और उनको वोट कितना मिलेगा, 700। इसका मतलब आप देखिए ये वाला तो काम हुआ नहीं, अब ये वाला हुआ नहीं तो हुआ क्या, पहले से उनके पास कितने शेयर थे प्रमोटर के पास, बोलते जाइए जल्दी जल्दी ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हैं। पहले प्रमोटर के पास कितने शेयर, 200 शेयर। कितने वोट, 200 वोट, अब कितने और डीवीआर इशू हुए, 7। 7, कितने वोट, 700, टोटल कितने इक्विटी शेयर, 900, टोटल कितने शेयर प्रमोटर के पास, 207, टोटल कितने वोट, 900, डिविडेंड कितने शेयर्स का मिलेगा प्रमोटर को, 207। का। वेरी गुड। अब जाकर के आपके शेयर होल्डर कन्विंस होंगे कि चलो बंदा वोट ही ले रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं ले रहा है ज्यादा, डिविडेंड तो कितने शेयर पे ले रहा है, जितने शेयर्स का पैसा दिया है 207। उतने का ही ले रहा है। अगर आप उनको और कन्विंस करना चाहे तो उनको कह सकते हैं कि मैं इन 7 शेयर पे क्या नहीं लूंगा, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड भी नहीं लूंगा। अब बताइए ये चीज देख करके शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा कि भाई प्रमोटर का नियत क्या है, अच्छी। साफ है, नियत साफ है। ये नहीं है कि प्रॉफिट का सारा पैसा डिविडेंड वाला लेना चाहता है, बल्कि सिर्फ कंपनी को क्या करना चाहता है, चलाना चाहता है ताकि हमें प्रॉफिट हो। अब इसी तरह से तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो ये जो शेयर्स हुए ये नॉर्मल शेयर्स था, इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल राइट वाले। तो इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल राइट वाले कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं, बोलिए 1000। अब इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट वाले कितने शेयर कंपनी ने इशू किए, 7। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितने हुए, 1007, टोटल वोटिंग राइट अवेलेबल इन द मार्केट कितने हुए,
total vote available in the market? 1700 1700 किस बात का कंफ्यूजन हो गया? 1000 पे 1000 वोट है, 7 पे 7 यस सर और ये जो 7 डीवीआर वाले इशू हुए हैं इस पे कितना वोट है? 700 100 क्यों रुका? जवान क्यों रुका? कितने टोटल वोट? 1700 क्लियर है? यस सर Yes. अब मुझे बताइए 1700 वोट में से कितने वोट हैं आपके मैनेजमेंट और प्रमोटर के पास? 900 900. मार्केट में कितना वोट है? 900. 800 मामला सुरक्षित है? सर यस सर एक वोट क्लियर है? यानी इनके पास मेजॉरिटी हो गया। यस सर यही है इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब देखिए, अगर इस पे भी वो कन्विंस, पहले आपने उनको क्या बोला कि ये जो मेरे 7 शेयर हैं इस पे सिर्फ मैं क्या लूंगा? डिविडेंड। उससे भी नहीं कन्विंस हुए तो आपने उनको कन्विंस करने के लिए क्या बोला कि इन 7 शेयर पे मैं क्या नहीं लूंगा? डिविडेंड यही तो इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये जो 7 शेयर हैं इसमें वोटिंग राइट जो है वो ज्यादा है या नहीं है, और ये जो है इस पे वोटिंग राइट कम है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं कन्विंस हो तो आपने उस पर डिविडेंड भी छोड़ दिया, इससे भी वो कन्विंस नहीं होते हैं तो फिर वही सुभाष चंद्र बोस वाला नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब क्या मतलब यहां खून और आजादी का? तो यहां पे मतलब यह है खून और आजादी का कि यहां पे आप क्या कह देते हैं, यहां पे उनको कहते हैं कि भाई आप मुझे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट दीजिए विथ रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग, और बदले में इन महान आत्माओं को क्या कहते हैं जिनके बीच में ये शेयर है, इनको कहते हैं कि मैं जो आपको शेयर इशू करूंगा उस पे जो है वो क्या ज्यादा रहेगा? Dividend. डिविडेंड। क्योंकि उनको मतलब किस चीज से है? डिविडेंड से। आपको मतलब किस चीज से आ रहा है? कंपनी बचाने के लिए वोट से। हालांकि ये नौबत नहीं आने देता है, कंपनी सेक्रेटरी बहुत समझदारी से वो रेजोल्यूशन पास कर लेता है। तो अगर किसी शेयर्स पे डिविडेंड, मान लीजिए नॉर्मल इन शेयर्स पे सबको बराबर बराबर डिविडेंड है, किन पे? इस 1000 पे। अब अगर मान लीजिए इनके बीच में 100 ऐसे शेयर इशू कर देते हैं जिसपे डबल मिलेगा क्या? डिविडेंड। यानी अगर यहां लोगों को 10 रुपए मिल रहे हैं तो जिनके पास ये शेयर है पब्लिक के बीच में उनको कितने मिलेंगे? 20 शेयर। लालच दे रहे हैं, क्यों? ताकि वो प्रमोटर के नाम से क्या इशू कर दें? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वोटिंग। ये वाला इनके नाम से कर दें। कहने का मतलब है, हालांकि ये बहुत कम फेनोमेना होता है जो मैंने डिविडेंड वाला कहा है, ना के बराबर। मार्केट में जो फेनोमेना होता है जिसको गोल्डन शेयर भी कह देते हैं, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग, जिसको डीवीआर कहते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में किस नाम से पुकारते हैं? गोल्डन शेयर। यही गोल्डन शेयर के बेसिस पे वो कंपनी को टेक ओवर होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। जो प्रमोटर के पास गोल्डन शेयर होता है वही उनको टेक ओवर होने से बचाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया इस शेयर्स का? क्योंकि अभी इसको कब करेंगे, क्या कंडीशन है, वो सब पढ़ना है। तो सबसे लास्ट वाला एक बार पहले बता दो, फिर से बोलिए। लास्ट वाला जो आपने 10 और 20 वाला बताया था। मैंने बोला कि यही जो नाम है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, इसी को हम लोग गोल्डन शेयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 तरह की बात होती है। एक होता है डीवीआर, जब बोलते हैं तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जहां उस शेयर्स पे बहुत ज्यादा वोट मिलता है। बहुत ज्यादा क्या मिलता है? वोट मिलता है। अगर आप चाहें तो इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट टू डिविडेंड वाले भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि नॉर्मल शेयर्स पे सबको इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, जिसके पास इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट टू डिविडेंड वाले शेयर्स होंगे उनको क्या मिलेगा? ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली इसका कम यूज होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकली वो क्या है? डीवीआर, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और इसी के बेसिस पे वो टेक ओवर होने से अपने आप को क्या करते हैं? बचाते हैं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे, अगर कोई टेक ओवर करना चाहे यानी कंपनी को रूल करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? यहीं से तो शेयर लेगा? नहीं लेगा। कितने शेयर यहाँ अवेलेबल हैं? 800 इक्विटी शेयर, यानी 800 वोट, सारा का सारा शेयर्स पब्लिक से खरीद मिलेगा तो भी कितना वोट मिलेगा? 800।
और आपने यहाँ प्रमोटर को अब कितना दे दिया है, टोटल प्रमोटर पास कितने वोट हो गए? 900. तो बताइए टेक ओवर से बचाव कर लेगा या नहीं कर लेगा? Yes sir. अब ये बात तो हो गई, लेकिन अब इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट जो है वो कि क्या कंपनी लॉ इसकी इजाजत देता है, सिक्योरिटी लॉ इजाजत देता है, जो अब कहानी वाली बात है, जो एग्जाम में लिखने वाली बात है वो देखते हैं। प्लस कौन से कंडीशन है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा। आप ये सर कंडीशन का क्या मतलब है, जरा सोचिए। अगर प्रमोटर आकर के कहे कि मुझे जो है वो इस कंपनी में डीवीआर दे दो, तो इसका मतलब है कि वो उस लायक रहे, तभी तो जो है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, हाँ या ना? और लायक का मतलब क्या है? कंपनी को सही तरीके से चला रहा है। सही तरीके से चलाने का मतलब होता है कि जितने भी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चीज हैं, जो भी कंप्लायंसेस है, वो क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, कोई कॉन्ट्रावेंशन वगैरह ना कर रहा हो, तभी जाकर के उसका हक बनता है ना कि वो किनके दरबार में आए, पब्लिक के दरबार में, और क्या बोले कि रेजोल्यूशन पास करके हमें क्या दे दो, डीवीआर दे दो। लेकिन बताइए कि अगर वो कंपनी को चला ही नहीं रहा है अच्छे से, तो क्या उसे पब्लिक के दरबार में आना चाहिए? नो सर. No sir. तो इसीलिए कहीं वो जो शेयर होल्डर आपका जहां भी रेजोल्यूशन पास होता है, उसको कभी कभी ना कंपनी सेक्रेटरी और बाकी लोग मिलकर के थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए सेबी ने क्या किया, कुछ कंडीशन दे दिया और कहा कि भाई रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इन कंडीशंस को फुलफिल करके आप होनहार है पहले ये बता दीजिए, और तब किनसे इजाजत लीजिए, शेयर होल्डर. तब आप इजाजत लीजिए शेयर होल्डर से। कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़का क्या बोल रहा हो, लड़की को इंप्रेस कर लिया हो और न कमाता हो, सिर्फ खाता पीता हो। समझ रहे हैं आप? पता चला कि लड़का जो है वो चिमनी फैक्ट्री है, गंगाजल का सेवन करता है, मोहल्ले में राउंड एंड राउंड मारता है, और कोई भी अपना अच्छा सा गुण दिखला करके लड़की को इंप्रेस कर लिया। भाई लड़की की तरफ से तो हाँ है, लड़की से तो पूछ रहा है तो लड़की तो हाँ बोल देगी, लेकिन बताइए वो कब जो है वो वहां तक अप्रोच करे, जब पहले क्या रहे, उसका अच्छा कैरेक्टर रहे और अच्छा अर्निंग रहे, उसके बाद ही जो है वो लड़की हाँ या ना के बारे में सोचे। तो इसीलिए माँ बाप एश्योर कर लेते हैं इस बात को कि भाई रिश्ते के लिए जब दोनों बैठेंगे, दोनों को जब मिलाया जाता है दोनों की तरफ से, तो पहले वो एश्योर हो लेते हैं कि हाँ ये लड़का जो है वो इसी इतना कमाता है, इस तरह का उसका तरीका है, ऐसे फैमिली है, अब बस लड़के लड़की की कॉम्पेटिबिलिटी चेक की जाए। यही चीज होता है शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन, कि शेयर होल्डर तो हाँ बोले, लेकिन उससे पहले सेबी माँ बाप की तरह है, वो कहते हैं कि हम तो पहले ठोक बजा के देख लें कि ये रियल में जो है, जो प्रमोटर है वो इस लायक है कि इन्हें क्या इशू किया जा सकता है, डीवीआर इशू किया जा सकता है। उन्हीं कंडीशंस को हमें देखने रहेंगे और इसमें भी एक प्रैक्टिकल निकल करके आएगा, देखते हैं। फिलहाल पहले आप बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो मैं जाऊंगा इसके बाकी चीजों पे, यानी कि वो थ्योरेटिकल इन नेचर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, डीवीआर है क्या, क्यों देते हैं, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पूरा समझ में आया, जबरदस्ती? सर पूरा समझ में आया. सर आ गया समझ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब इसके बारे में एस्पेक्ट्स देखिए जो लिखने वाला। कोई भी कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, इसके लिए किसने परमिशन दिया हुआ है, सेक्शन 43A2 कंपनीज एक्ट ने कहा है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, डीवीआर इशू कर सकता है। ठीक है, ये प्रोविजन सबसे पहले किस ईयर इंट्रोड्यूस हुआ, अब ये थ्योरी वाली ही पार्ट है, किस ईयर हुआ है, 2000 में। अब बताइए यहां पे मैं चाहूं तो 2020 या 2001 बोल सकता हूं, नो सर। नो सर. ये पार्ट आपका होता है रिमेंबर करने वाला, जहां टीचर मदद नहीं कर पाते। टीचर आपकी मदद इस कॉन्सेप्ट में करेंगे जहां पे चीज उलझा हुआ है, वहां पे मैंने आपको चीजों को क्या कर दिया, बता दिया, आसान कर दिया। लेकिन बताइए इसको कैसे मैं आसान करूं, कोई तरीका है या ये आपको ही याद रखना होगा? हमें याद रखना होगा. ये आप ही को याद रखना, बस यही कुछ जगह है जो आपको याद रखने पड़ते हैं, बाकी चीजों को सिर्फ समझना पड़ता है। आइए, डीवीआर जो है वो पहली बार किस कंपनी ने इशू किया,
टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने जो इसका इस्तेमाल किया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त अगर इन चीजों को आप लिखते हैं, क्योंकि अगर पूछ दिया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीवीआर, तो इन पॉइंट्स के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि ये आप कितना याद रखते हैं। डीवीआर is a viable option for raising investment and retaining control over the company। यानी कि आपके पास पैसे भी आए, लेकिन आपके पास कंट्रोल भी क्या रहा, बना रहा, क्योंकि पब्लिक इशू करेंगे तभी ना आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन आपके पास से कंट्रोल चला जाता है, क्यों? क्योंकि पब्लिक के बीच में आपने 80% शेयर इशू कर दिया, तो 80% तो उनके बीच में कंट्रोल है। लेकिन यही डीवीआर है जो आपको क्या दे देता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अब यहां पे कंडीशन है, किस चीज के लिए कंडीशंस हैं? अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो उन्हें इन कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और ये कंडीशन आपके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी है, और किनके अकॉर्डिंग है, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल, यानी कि आपके सेक्शन के ऊपर ही क्या बनता है, रूल बनता है। तो अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहे तो उन्हें ये सारे के सारे कंडीशन या कोई एक कंडीशन फुलफिल करना होगा। सारे सारे इसका मतलब डीवीआर क्या है हमने समझ लिया। इससे पहले स्लाइड में जो देखा वो तो सिंपल बात थी कि भाई डीवीआर का प्रोविजन 2000 में आया था, टाटा मोटर ने इसको पहली बार यूज किया था। कंपनी लॉ का सेक्शन 43 कहता है कि आप डीवीआर इशू कर सकते हैं। डीवीआर इशू करने से आप अपना जो है वो कंट्रोल कंपनी में बनाए रख सकते हैं, टेक ओवर से बचाव कर सकते हैं। ये सब बात पता चल गई। अब जो बात है वो ये है कि अगर किसी कंपनी को इच्छा हुई कि मुझे डीवीआर इशू करना है, तो उन्हें इन सारे कंडीशन को एकोमुलेटली क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तभी कंपनी क्या कर सकती है, डीवीआर इशू कर सकती है। अब आप जो है वो दो चीजों को करें, क्योंकि फिर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। तो यहां वाला चीज जो है, यहां से आप जो है वो फटाफट थोड़ा सा जो है वो लिखने वाला काम करें, इसको भी लिखें। और ये पहले लिख लें तो मैं बताऊंगा। रीजन ये है कि लिखते वक्त भी देखें कि आप क्या जो है वो जब लिख रहे हैं चीजों को तो कितना समझ रहे हैं, और तब इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अब आपको कितने जो है वो स्लाइड्स लिखने हैं, 3, दिस, दिस एंड दिस। तो आप लिखते जाइए और मुझे जो है वो बताते जाइए डन, ताकि मैं चेंज करता जाऊं। तब उसके बाद फिर इस पे बढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, इसमें क्या है। चलिए शुरू कीजिए आप लिखना, और मुझे बताते जाइए कि सर डन हो गया है, मैं बदलता जाऊं। डन। सर एक मिनट। ठीक है, कर क्या पता।
डन सर। आए नेक्स्ट पे। Sir, done. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, चेंज हुआ स्लाइड। Yes, sir. ठीक, करें इसे। डन। बाकियों का भी डन है, नेक्स्ट पे आए। सर एक ओके, करके बताएं। डन। नेक्स्ट पे आइए।
आंसर। सर 2 पॉइंट बचे हैं बस, प्लीज प्लीज 2 क्या करना है? पॉइंट बचे हैं। ठीक है, लिखिए, बताएं। डन सर। बाकी लोग डन सर। बढ़े आगे या है कि जी का सर, बचा हो गया। हुआ? हो गया सर, हो गया। चलिए, हो गया तो फिर आगे बात करते हैं। जरा कंडीशंस को देखिए, जिनका जिनका हो गया है, एक बार 1 मिनट का टाइम मैंने दिया, प्लीज जरा कंडीशंस को देखिए और देखिए, जरा एनालाइज करके खुद। मान लीजिए मर गया टीचर, हार्ट अटैक आ गया टीचर को, खुद से कौन कौन से पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि टीचर की मदद की जरूरत है? कौन सा लगता है नहीं ये तो सिंपल चीजें समझ में आ गया? खुद से एक बार देख लें, तब मिलते हैं। सर ये थोड़ा पढ़ा हुआ है उसमें, कंपनी क्या? लॉ में। कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है। हाँ, थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, फिर भी बस एक राउंड देख लीजिए। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है नहीं भी पढ़ा हुआ रहे, तो भी अगर पहली बार भी हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट को हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, है ना? देयर शैल बी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर सही में बताऊं तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये हर जगह आपको मिलेगा, बोनस इशू हो, राइट इशू हो, तो इसलिए ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए, तभी कंपनी क्या कर सकती है? डीवीआर इशू कर सकती है। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं है तो क्या होगा? कंपनी को पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। चलिए, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं। सेकेंड पॉइंट पे मैं अभी नहीं आ रहा हूं, क्योंकि ये खतरनाक है, जालिम वाला पॉइंट, और इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पता नहीं आपने कंपनी लॉ में पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो आपने इस पे अगर न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा जोन आता है और यहाँ पे बहुत ध्यान की जरूरत है। किस पे? इस सेकेंड वाले पॉइंट पे, खास करके यहाँ पे देखिएगा भी कैसे इसमें क्वेश्चन बनाना रहेगा। जैसे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स पे हम लोगों को इतना खींचातानी करनी पड़ी थी, वैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो थोड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है। करते हैं, इस पॉइंट को छोड़िए। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, इसमें तो कोई इशू नहीं, ओआर पास करेंगे, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को करने के बाद, यानी इन सब चीजों को ओआर पास करना, एओए में होना, ये चीज तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनमें से कहीं भी आपने क्या किया हुआ है? डिफॉल्ट किया है, यहां आपसे गलती हुई है, तो क्या आप एलिजिबल हैं डीवीआर के लिए? क्या आप ओआर पास कराने आएंगे? एओए को चेक करेंगे? नहीं सर। ना एओए को चेक करना है, ना किसी और चीज को। अगर ये नीचे वाले कहीं भी जगह आप क्या करते हैं? डिफॉल्ट कर जाते हैं। रिडम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिवेंचर, दोनों चीज बताऊंगा। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है ये भी बताऊंगा, डिवेंचर भी बताऊंगा। कुछ आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैं एज्यूम करता हूं नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं बहुत डिटेल में इसमें आऊंगा तो बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपको जो कंपनी ने जो शेयर्स कुछ इशू किए थे, लोगों से पैसे लिए थे, बदले में उनको डिवेंचर और प्रेफरेंशियल शेयर दिया था। अब वो समय आ गया जब लोगों के पैसे वापस करने हैं और उनके जो है वो शेयर्स, डिवेंचर जो है वो कंपनी को ले लेने, इसी प्रोसेस को रिडम्पशन कहते हैं। ये सिचुएशन आया तो कंपनी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? तो शायद पैसे नहीं है या और कोई रीजन है। ये कहलाया डिफॉल्ट, ये नहीं होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और डिक्लेयर डिविडेंड, यहाँ मैच्योर डिपॉजिट का मतलब होता है आपने पब्लिक से जो है वो पैसे लिए थे, मैंने आपको कहा भी था सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 73 टू सेक्शन 76। बताइए तो किस जगह हमने इस चीज का जिक्र किया था पढ़ते वक्त?
ध्यान से रुकिए रुकिए रुकिए, अब जरा थोड़ा रुकिए, बोलना नहीं है किसी को, थोड़ा क्वेश्चन राउंड हो जाए, जिनसे मैं पूछूंगा वो बताइएगा। मैंने सोचने का समय दिया, पहले आप सोच लीजिए सारे लोग। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र किया था किसी चीज को पढ़ाते वक्त, आप मुझे बताएंगे वो कौन सा जगह था जहां मैंने इस चीज का जिक्र किया था। आपके पास सोचने का समय है 30 सेकेंड, समय सोचने का शुरू होता है अब, और तब तक मैं शिकार ढूंढता हूं, यानी कि जिनसे मुझे पूछना है वो मैं देख रहा हूं कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ आज। चलिए बहुत सारे हैं, तो पहला जो है वो हमला सूरज पे, रोशनी तेज होगी। हाँ जी सूरज महाराज, आप बताइए कहां पे हमने जो है ये चीज का जिक्र किया था। नहीं, सूरज की आवाज नहीं आई मुझ तक। भाई सूरज की किरण तो दूर तक पहुंच जाती है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची है, अभी भी वो म्यूट पे ही है। तुलसी, वरदान, मैं उल्टा ही चल रहा हूं। यस सर। हाँ, ये किनकी आवाज थी? सर वरदान। वरदान, बताएं। सर बताना है मतलब ये सेक्शन 73 to 76 वाला। हाँ, ये मतलब मुझे बस इतना बताइए कि इसका जिक्र हमने कहाँ पे किया था, कहाँ पे हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था, कहाँ मैंने ये जिक्र बस किया था, क्या पढ़ाते वक्त, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा। सर इंस्ट्रूमेंट। किस स्लाइड में हम थे, कहाँ थे, कुछ मुझे पहुंचाइए वहां। कोई सुओ मोटो ट्राई करेंगे? शिवांगिनी मिश्रा, यस सर। बताएं, पहुंचाएंगे मुझे वहां तक? सर आई गेस इक्विटी शेयर्स का की स्लाइड में बताया था। दिखा दूंगा स्लाइड, पहले आप मुझे मामू मत बनाइए और थोड़ा सोचिए किस जगह था, ये नहीं था वहां। और कोई ट्राई करेंगे? मैं नाम बोलूं, वॉलंटरी कोई बोलेंगे? कोई वॉलंटियर्स, या मुझे ही पूछना है? जिनको लग रहा हो कि नहीं सर मैं तो एक बार में पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगी उस जगह पे। अब ये सिलसिला खूब चलेगा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तब और भी चीजें आएंगी। सर सबसे पहली स्लाइड पे, कहाँ पे? फाइनेंशियल सिस्टम वाली शायद। फाइन, ये किनका कहना था? इंद्रमोहन? जी सर। फाइन, गुड। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम वाला स्लाइड था, पहुंचे एक बार वहां? ये देखिए, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अब बताइए, इसी जगह आप कह रहे हैं ना? अब इसमें किस जगह इंद्रमोहन? अदर फॉर्म ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे ही हम लोगों ने जिक्र किया था, आज भी थोड़ा सा किया था जब हम लोग रिकैप कर रहे थे, तो यहाँ पे ही हमने किया था कि आपने जो है वो पब्लिक से पैसे लिए, और पैसे देने में हमने कहा था कि कैपिटल मार्केट में तो बहुत तरीके से आप जा सकते हैं ना पैसे लेने के लिए। तो आपने जो है वो क्या किया था, पब्लिक से पैसे लिए थे, उनका डिपॉजिट मैच्योर हो चुका है, समय हो गया है, अब आपको उनके पैसे विथ इंटरेस्ट क्या करने होंगे? वापस करने हैं, और आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट कहलाया नहीं कहलाया? यस यही। सर। यस सर। अगर ऐसा हुआ है तो आप अभी इस लायक नहीं है कि क्या करें, डीवीआर इशू कर सकते डीवीआर के बारे में सोचिए। इनके दरबार में बाद में आइएगा कि क्या कर दो, ओआर पास कर दो मालिक, शेयर होल्डर्स के पास अभी मत आइए, पहले चेक कर लीजिए इधर। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, अच्छा बताइए, ये टर्म लोन वाला बात भी लोन से, बैंक से, ये सब हमने डिस्कस किया था उसी जगह पे, ध्यान है आपको? अदर फॉर्म ऑफ
लेंडिंग एंड बोरोइंग में। आप बैंक से, याद कीजिए, इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं और इंस्टीट्यूशन से भी। तो आपने लोन लिया था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पीएफआई और एसएफसी के बारे में, दोनों के बारे में आगे बताऊंगा। ऐसे तो आप पढ़े होंगे कंपनी लॉ में, लेकिन मैं भी बताऊंगा, वहां पे मैं पूछूंगा भी कि पीएफआई और एसएफसी के बारे में कहां हमने पहले पढ़ा है, तो उस समय ये याद दिलाना पड़ेगा आपको। या फिर बैंक, इनसे आपने क्या लिया था, कर्ज लिया था, और उनका जो है वो रिपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ? और Yes, sir. अगर ऐसा हुआ तो आप लायक नहीं है किसके, डीवीआर के। मतलब मैं पढ़ा ही अच्छा नहीं रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चों के। समझ में आने का मतलब कि आप बिल्कुल रिजनेबल एफर्ट लगा रहे हैं। अब तो मान लीजिए जैसे आप बोले कि नहीं सर समझा के दिखाओ, तो जरा कान में आपने जो है वो म्यूजिक लगाया और मेरे क्लास में बैठ गए। मुझे बताइए, कोई ताकत समझा सकता है आपको सिंपल कॉन्सेप्ट भी? लेकिन आप रिजनेबल एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बाद भी जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे में मैं बोलूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको पढ़ाता रहूं तो आप मुझे ही वोट करें। आप बोलिएगा सर वोट नहीं, साफ करेंगे हम आपको। ठीक, यही कहानी यहाँ पे है। अब यहाँ पे पहले ये सब चीज तो चेक कर ले। बंदा आएगा, लड़के लड़की आपस में मिलेंगे, कॉम्पिटिबिलिटी चेक कब होगी? जब उससे पहले माँ बाप क्या देख लेंगे कि लड़का होनहार है या नहीं, या लड़की ये होनहार है या नहीं, मेरे घर के लायक है या नहीं, तभी दोनों को मिलाएंगे। या पहले ही मिला करके जो है वो बोलेंगे कि आप लोग तक दिनादिन करो, हम रिश्ते की बात करते हैं? नहीं, पहले माँ बाप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। वही चीज कौन कर रहा है? यही तो सेबी यहाँ पे चेक लगा दिया, कंपनी लॉ ने चेक लगा दिया, और क्या बोला कि यह देख लो कि ऐसी गलती आपसे ना हुई हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बताइए कंपनी क्या कहती है कि हमें डीबीआर इशू कर दो, हम मैनेजमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हम ही कंपनी को चलाते रहेंगे। और देख लीजिए कम वक्त क्या चला रहे हैं, जो भी इंप्लॉय के प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, बोनस के पैसे हैं, ग्रेचुटी के पैसे हैं, वो तक समय पे नहीं दे रही है। पेंशन फंड के पैसे हैं, प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, वो सब जमा नहीं कर रही। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ढीला है या नहीं है? Yes, sir. ऐसे मैनेजमेंट को हम डीबीआर इशू कर दें कि मैनेजमेंट कंट्रोल करो, या लात मार के निकाले? आप मत बोलिए लात मार के निकाले, लेकिन निकाले तो। यस सर, निकाल दे। ठीक है, चलिए। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर कंप्लायंस है। आप एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल से फाइल नहीं कर पा रहे हैं। एनुअल रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो लोगों को सही स्टेटस पता चलेगा। शेयर होल्डर को सही स्टेटस क्या होगा? भगवान शिव आएंगे सपने में, अल्लाह आएंगे सपने में, जीसस क्राइस्ट आएंगे सपने में, या वाहेगुरु आएंगे? कौन आएंगे सपने में? बताइए मुझे, सपने में कोई आकर के बताएगा कंपनी का पोजीशन, या एनुअल रिटर्न और एनुअल स्टेटमेंट से पता चलता है हमें कंपनी का पोजीशन? Financial statement. कर लीजिए कंपनी का पोजीशन पता। आप शेयर होल्डर है, कुछ ना पता चल रहा है आपको, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? सर फाइल नहीं किया लास्ट 3 ईयर। 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, बोर्ड, उसी में बोर्ड रिपोर्ट वगैरह सब आता है। कुछ फाइल ही नहीं किया, तुम्हें पता कहां से चलेगा? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट वो फाइल करेंगे तो ना पब्लिक होगा। अभी तो फाइल ही नहीं किया है, तो लोगों को कहां से पता चलेगा? अगर इनमें से कोई भी गुलाब खिलाए हैं तो क्या आप डीवीआर के लिए आएंगे शेयर होल्डर्स के पास? क्यूआर पास कर दो। नो Sir. सर। क्लोरोमिंट का ऐड दोबारा मत पूछना। मतलब जब तक ये ना हो तब तक आगे की कोई बात नहीं। अगर ये सारे चीज हो गए हैं तो आपके एओए में क्या होना चाहिए? प्रोविजन होना चाहिए। तो ये बड़ा इशू नहीं है। ये प्रोविजन नहीं भी रहता है तो आप क्या, कंपनी नॉर्मली जब लोग एओए बनाते हैं तो उसमें ये प्रोविजन रखते हैं। अगर नहीं भी है तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं। ये अगर हो गया तो आइए किनके दरबार में? शेयर होल्डर्स। और क्या पास कीजिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक, अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास कीजिएगा, लेकिन उसके बाद आता है एक लास्ट टेक्निकल चीज, और वो टेक्निकल चीज है कि कितना डीवीआर इशू कर ले। अब जरा खुद से इस पॉइंट को पढ़िए एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड। क्या समझ में आ रहा है? खुद से पढ़िए, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ बनावट नहीं। समझ में आ रहा है? बड़ी अच्छी बात है, एकदम फोड़ के समझना है, क्योंकि इस पे मैं कह रहा हूं अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा।
बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्या लिखा हुआ है ये जरा पढ़िए, समझिए। द वोटिंग पावर अंडर डीवीआर, वोटिंग पावर बोल रहा है कि या फिर शेयर बोल रहा है? पावर, वोटिंग पावर। Voting for इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स डीवीआर नहीं बोल रहा है। नो सर, याद कीजिए लास्ट एग्जांपल में हमने कितने डीवीआर शेयर इशू किए थे? नंबर ऑफ डीवीआर शेयर इशूड इन लास्ट एग्जांपल 7. 107। कितना? 7 सिर्फ 7। वोटिंग कितना दिया था उसमें? 700 700. इसका कंसर्न हमारे उस 7 से है या 700 से है? 700 700. ठीक है, और ये लेटेस्ट चेंज है, पहले ये नहीं हुआ करता था। आपने जो भी पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, जैसे भी किया होगा, बड़ी अच्छी बात, लेकिन यहाँ ध्यान से समझिएगा जितना मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि एक सीएस और होनहार सीएस में बस थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट ही अंतर होता है, और इन चीजों के बेसिस पे आपको कंपनी में चेक करना रहेगा, वरना कंपनी डिफॉल्ट में चली जाएगी। वोटिंग पावर जो होगा डीवीआर में, डीवीआर जब हम इशू करेंगे डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स, तो उसमें वोटिंग राइट तो मिलेगा। वो जो हमें मिलेगा वो यहां पे इस सिंबल का मतलब होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। लेस देन और इक्वल टू का मतलब हो गया मैक्सिमम। तो वोटिंग पावर जो आपको मिल रहा है डीवीआर के तहत मिलेगा ना, शेयर इशू करेंगे तो यहां पे कितने वोटिंग पावर मिल रहे हैं? 700। तो ये जो 700 है शुड बी या तो इक्वल हो या लेस देन हो, लेकिन किससे ज्यादा ना हो? टोटल वोटिंग 75% of what? Total voting power including DVR issued at any point of time। फिर कह रहा हूं प्रैक्टिकल बनेगा यहाँ पे, कैसे देखिए, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए। ये जो हमारे आपने कितने शेयर दे दिए? 700। तो ये वाला 700 प्लस कौन सा ऐड कर दीजिए? 1000। कंपनी में ये जो 700, एकदम ध्यान से प्लीज, सांस भी थोड़ा धीरे धीरे लीजिएगा, उतना जितने से जी सके बस, बहुत ध्यान से समझिएगा। 700 ये हो गया आपका वोटिंग पावर जो डीवीआर में मिल रहा है। अब दूसरी तरफ आइए, टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग दिस डीवीआर, तो 700 तो डीवीआर से हो गया। अब मुझे बताइए और कंपनी के कितने जो है वो टोटल वोट इशूड थे उस समय? 1000। वेरी गुड, 1000। अब आप यहां 700 रखिए, इधर 1700 हो गए। अब बताइए ये लैंग्वेज क्या कह रहा है इन दोनों से कोरिलेट करके? बताइए। 700 जो है वो 1700 का लेस देन या इक्वल टू 74% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ये किनकी आवाज है? मैं नाम नहीं देखा। सर राशि। राशि, वेरी गुड। इनके राशि में अच्छा योग है, इनके पास खूब धन आएंगे जब सीएस बनेंगे। तो चलिए, यही इंटरप्रिटेशन इसका है कि ये जो 700 है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 74%। 74% ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर है? यस सर। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने इससे ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। अब आप देखिए और बताइए मुझे, 1700 का 74% कितना हुआ? सर 41.176। कितना? 41.1। मार दूंगा, गला दबा दूंगा। 1700 का 74% कहीं 41 होगा? 1258। 1258। अगर मैं कभी बोलूं गला दबा के मार दूंगा, सही मत समझिएगा, मैं ऐसे ही निकलता है। वो थोड़े होते हैं ना जो फोर्स वगैरह वाले होते हैं, वो खून खराबे वाले होते हैं, तो इसीलिए। नहीं सर, फिर मेरे को सर रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो फाइल करने के लिए केस। अच्छा। सर आप रिकॉर्डिंग देंगे नहीं? अच्छा, नहीं वैसे भी जो है वो बच्चे मेरे अगेंस्ट पे केस वगैरह आज तक तो फाइल नहीं किए हैं, गरीब आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। सर मेरा भी पहला केस होगा अगर फाइल कर दूंगी तो। तो 1258, इसका मतलब है यहां पे 1258 तक वाला बात चलता है। इसका मतलब हमारा जो 700 का हमने डीवीआर इशू किया है ये सही है या गलत? सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग सही है। सही है। सही है। अब ऐसे करके हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये क्वेश्चन हो सकता है। आपसे सिचुएशन दे देगा, क्या दे देगा? आपको दे देगा कंपनी के टोटल इतने शेयर इशूड हैं, शेयर इशूड दे देगा इक्वल वाले शेयर इशूड दे दिया तो उससे वोटिंग पावर पता चलेगा या नहीं?
हाँ या ना बोलिए। यस सर। आपको दे देगा कि इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट इशूड बाय द कंपनी दिस मच, तो इसका मतलब क्या वोटिंग राइट भी लिखना पड़ेगा उनको? नहीं। अगर लिख दिया 1000 इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट है, इसका मतलब उस पर कितना वोट है? 1000। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वोटिंग राइट कैन बी गिवन अंडर डीवीआर, लिखिए तो जरा क्वेश्चन, देखो मैं आप कैसे बनाते हैं। इसी जगह अगर मैं पूछूं सेम क्वेश्चन को, लिखिए एक एबी लिमिटेड has issued 1000 equity share at the rate of 10 rupees each. The company is willing to issue DVR as being a company secretary. The company is willing to issue DVR as being a company secretary advise the maximum voting power, advise the company the maximum voting power which can be issued or given, which can be issued or given under DVR. अब इसको जब आप बनाएंगे, क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। बोलूं अब मैं? यस सर। अब देखिए इसको जब आप बनाएंगे तो कितने बार आप जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये वाला करते रहेंगे कि अच्छा चलो अब यहाँ 700, क्योंकि मैंने क्या बोला है मैक्सिमम, तो अगर 800 करते हैं तो फिर चेक करते हैं, फिर 900 क्योंकि मैक्सिमम बोला है, उससे ज्यादा हो गया तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। क्या कीजिएगा, ये हिट एंड ट्रायल से चलिएगा या कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाइएगा? सर फॉर्मूला। बिल्कुल, तो लगाते हैं फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जो आप डीवीआर इशू करेंगे, वोट अंडर डीवीआर, मैक्सिमम बोला है तो इसका मतलब यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू लगा सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। मैक्सिमम कह रहे हैं ना, लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम पूछ रहा, इक्वल टू क्या होगा आपका, ये देखिए जो यहां है टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडेड, इसका मतलब वोट इशूड प्लस वोट अंडर डीवीआर, ये दोनों सेम चीज होगा, ये और ये वाला? यस सर। इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद, और ये कितना हो सकता है 74%, यानी कि थोड़ा और क्लियर लिखते हैं, वोट आप सही लिखिएगा, वोट अंडर डीवीआर इक्वल टू 75%, किसका, वोट इशूड प्लस वोट अंडर डीवीआर, कर दिया ब्रैकेट बंद। अब यही जो हमारा है वोट अंडर डीवीआर, इसको x मान लें, जबान खोलिए, x से दिक्कत नहीं है आपको, बोलिएगा तो लगातार वोट अंडर डीवीआर लिखना पड़ेगा लाइन, इक्वल टू
74% को 74/100 लिख सकते हैं, यस या नो? यस सर। यस सर। वोट इशूड बतला दीजिएगा कितना है हमारे केस में? 1000 1000 प्लस क्या लिखूं? x प्लस x एक्स, वोट अंडर डीवीआर। इसी को सॉल्व करना है। इतना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल पढ़ा है कि 100 इधर जाएगा तो ये 100x हो जाएगा, या मुझे बताना पड़ेगा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल? सर होता है बस। ठीक है, आप चुप हो जाते तो मुझे लगता है कि आप रुक गए। इसको ब्रैकेट में रहता है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप कि इतना कैलकुलेशन हमें मैथ का याद है। यस सर। अब इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो ये तो 100x अपनी जगह पे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ या ना बोल दीजिए। यस सर। ठीक, ये क्या हो गया? 26 यस सर। x इक्वल टू ऐसे बनाए होंगे ना आप लोग, मैथ तो बहुत ज्यादा इस तरह से बनाए होंगे। यस सर। एक बार ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, या मुझे करवाइएगा। 2846.15। फिर से बोलिए। 2846.15। 2846 हाँ 0.15 पॉइंट 15। इस पॉइंट को हम हटा देंगे क्योंकि वोटिंग पावर है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? मैक्सिमम जब लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2846। इतने वोट तक आप दे सकते हैं। किसमें? किसमें? DVR। ये बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स बोला या वोट बोला? वोट वोट बोला। अब आपकी मर्जी है, ये आप एक वोट में दे, 2 वोट में दे, या आप जो है वो टोटल 2846 में दे। तो 2846 में देना तो थोड़ा मजाक ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब हर एक शेयर पे एक ही वोट दिया तो वो डीवीआर वाले होंगे बाय नेचर, नहीं ना? तो आप जो है वो जितने शेयर्स में ये देना है, अब आप मैक्सिमम वोट जो दे सकते हैं वो डीवीआर में, वो कितने? 2846। अब अगर आप मान लीजिए कि एक इक्विटी शेयर पे 2 वोट देते हैं तो ऐसे कितने शेयर इशू कीजिएगा? बोलिए फटाक से। अगर एक शेयर पे 2 वोट देते हैं तो कितना आप डीवीआर इशू कीजिएगा? सर 1423। ये देखिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 1423। अगर एक इक्विटी शेयर पे 3 वोट देते हैं तो कितना डीवीआर इशू कीजिएगा? सर फ्रैक्शन में 47। कितना आ रहा है वो बताइए। 948.66। 948.66। क्या परेशानी है? हम कितना कर सकते हैं? 948। फ्रैक्शन में तो इशू होगा नहीं, और ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि एक जरा सा भी ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। ये नहीं कि राउंड ऑफ करने में सर 0.66 हो गए तो 948 कर देंगे, ऐसा आप करेंगे तो आपका वोट क्या हो जाएगा? 2846 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए एलिमिनेट करेंगे तो 948। ऐसे ही करके अब आप 5 देना चाहते हैं। हमने जो है वो कितना दिया था ये बताइए तो, एक शेयर पे कितना वोट दिया था? हमने अपने केस में भी एक शेयर पे कितना वोट दिया था? सर आपने वो नहीं बताया था कि हमने एक शेयर पे कितना वोट दिया है। नहीं नहीं, हमने इशू किए थे ना, 7 इक्विटी शेयर इशू तो किए थे। सर वो 700 वोट। तो इसमें तो एक इक्विटी शेयर पे कितना वोट दिया था? 100। अगर वैसा वाला देंगे तो कितने शेयर इशू करेंगे? 284। 28.46। इसका मतलब कितने शेयर? 28। मैक्सिमम अगर 100 वोट का देना है तो यही है। अब इसको बताइए, किसी भी तरीके से हमसे पूछा जाए तो हम आंसर कर पाएंगे या बोल्ड हो जाएंगे? सर कर पाएंगे। अब देखिए, इससे ज्यादा आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता है, और इससे ज्यादा प्रैक्टिकल वो आपसे पूछ भी नहीं सकते। अभी तक हम यहां तक ही पहुंचे हैं, और 2 तरह का प्रैक्टिकल क्या हुआ है?
न्यूमेरिकल आ हमने चुका किया। है। ऐसे ही हर जगह से हमें न्यूमेरिकल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और सही बोलूं, पूरे कोर्स खत्म हो जाने के बाद अगर आप हमें कहेंगे ना सर पूरा कोर्स हो गया अब हम न्यूमेरिकल कर लेते, मुझे भी याद नहीं रहेगा हर जगह से निकालना। लेकिन यही आप क्या करेंगे, अपने ही कॉपी के बैक साइड में इसको भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमें ध्यान रहेगा वैरायटी ऑफ, क्योंकि मैंने पहले बोला कोई प्रैक्टिस के लिए आपको इस पे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलना है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं हर साल, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। आजकल तो 15-20 मार्क्स तक के पूछने लगे हैं प्रैक्टिकल। करेंगे भी, और भी आएगा, म्यूचुअल फंड में बहुत जगह आएगा, जहां आएगा वो हम करते जाएंगे। आया तो ठीक है, नहीं आया बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, ये क्लियर है? तो Yes, sir. Yes, sir. अब जो हमने पढ़ना शुरू किया था वो क्या पढ़ना शुरू किया था, मुझे ये बताइए। प्योर इंस्ट्रूमेंट, प्योर इंस्ट्रूमेंट में हमने जो है वो कितने कैटेगरी बनाए, मेजर, शेयर और डिवेंचर। शेयर्स का कितना कैटेगरी बनाया, Sir, 2. Equity and preference. इक्विटी प्रेफरेंसेस। हमला कहां किया, Equity पे। अब इक्विटी के ये दोनों टाइप हमने पढ़ लिए, तो इक्विटी शेयर्स पर टिक लगा दें। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा क्या बचा, प्रेफरेंसेस शेयर्स। अब यहां पे एक एस्पेक्ट और सुनिए, आप सुनते होंगे कि डिविडेंड जो दिया जाता है वो परसेंटेज में दिया जाता है। कंपनी हैज अनाउंस 3000% डिविडेंड। और बाबा, सुन के ही लगता है 3000%, इसका मतलब कितने पैसे लोगों को मिले होंगे। ये जो डिविडेंड दिया जाता है, एक होता है अमाउंट कि इतने अमाउंट एक शेयर पे डिविडेंड का मिला, एक हुआ कि इतना परसेंट पर शेयर हमने डिविडेंड दिया। ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो उनके मेन प्राइस पे होता है या आपके जो है वो नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू शेयर हम इशू करते हैं कितने तरीके से, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे या एट पार पे। क्या है ये तीनों चीज, इसको हमें समझना है बिल्कुल रियल एग्जांपल से कि क्या है प्रीमियम। क्या मतलब हम कहते हैं शेयर प्रीमियम पे इशू, कोई लेगा क्यों प्रीमियम पे, और प्रीमियम का मतलब क्या, शेयर्स का जितना वैल्यू उससे ज्यादा, तो फिर कोई डिस्काउंट पे क्यों इशू करता है। अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है तब हमें लेना चाहिए, या प्रीमियम पे मिल रहा है तो, या एट पार मिल रहा है तो। इन तीनों पे जब हम इशू करते हैं तो किस समय डिविडेंड जो है वो कब ज्यादा कैलकुलेट होगा, हम कौन से वाले तरीके से लिए हैं। ये कुछ चीज है जो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है। ये लास्ट एस्पेक्ट होगा हमारे इक्विटी शेयर्स का, और तब हम पहुंचेंगे किस पे, प्रेफरेंसेस शेयर्स पे। क्या है प्रेफरेंसेस शेयर, किस बात का प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस, इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और तब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आज के लिए मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you all of Thank you, sir. Thank you Thank all you, of sir. you. Thank you all of you. Take very good care of yourself.